नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एक विशेष विषय पर। हमारे देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान ने अधिकार एवं ही नहीं दिया है। वो उनका कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि भारत के पिता महात्मा गांधी और उस समय महात्मा गांधी के समय यानी कि आज़ादी के समय जब अंग्रेज यहाँ से गया तो उस समय पर भारत में नया संविधान बना और उस संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हमको चॉइस दिया गया था, हमने अपने मन से नहीं रुके। आपने हमें रोका था इसलिए हम रुक गए, आपने हमें अवसर दिया था इसलिए हम रुक गए। अब चूंकि नेहरू जी ने उस समय, कांग्रेस ने उस समय अवसर दिया था और हमें रुक गए, तो अब हमारे पूरे फंडामेंटल राइट हैं। केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं है, हमें विशेष अधिकार हैं क्योंकि हमें विशेष रूप से रोका गया था। हम तो पाकिस्तान जाने वाले थे, पाकिस्तान हमारा देश था, लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग यहां रुक सकते हैं तो हम रुके थे, इसलिए हमारे यहां पर पूरे अधिकार हैं। उन लोगों ने मतलब अब वो जब रुके हैं तो ऐसा भी हुआ था कि उस समय जब संविधान बनना शुरू हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया था और ये कहा था कि हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की घोषणा हुई उसके बाद वो सदस्य फिर आ गए। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के निर्माण के बावजूद लगभग 30 सदस्य अभी भी संविधान सभा में थे। इन सदस्यों का रोल ये था कि वो जो यहाँ मुसलमान बाई चॉइस रोक लिए गए हैं नेहरू जी के द्वारा, उनको फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 दिलवाएंगे और वो आर्टिकल 29 से 30 दिलवाकर यहाँ से धीरे धीरे करके उनमें से बड़ी संख्या पाकिस्तान वापस चली गई। यानी कि वो यहाँ रुके इसलिए थे कि ताकि वो फंडामेंटल राइटों का खेल खेल सकें। और कुछ लोग यहाँ पर रुके थे, जो पहला शिक्षा मंत्री बन गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार के 5 लोग पाकिस्तान चले गए, 2 हिंदुस्तान में रहे। मैं बात कर रहा हूं सलमान खुर्शीद के पूर्वजों की, यानी कि उनके पूर्वजों के परिवार में से जाकिर हुसैन के 7 भाइयों में से जिन्होंने आंदोलन किया था पाकिस्तान बनाने का, वो 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहां रह गए। एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर बना और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ही बनाई थी और वो बढ़िया खेल खेलते रहे। ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के समय पर 1971 में ये इन पर इल्ज़ाम भी लगे थे। इन पर इल्ज़ाम लगे थे मतलब सलमान खुर्शीद के ऊपर लोगों का कहना है कि ऐसे इल्ज़ाम भी लगे था। मुझे तो सत्यता मालूम नहीं, कोई मुझे न्यूज़ में नहीं मिली, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इल्ज़ाम लगे थे कि जासूसी कर रहे थे। आप सोचिए कि भारत में ऐसा बहुत बड़ा खेल खेला गया। जो रुक गए उनको ज़मीनें दी गई, उनको वक्फें बनाकर दी गई, उनको ये कहा गया कि तुम्हारा पहला अधिकार है। आज वो पहला अधिकार वाले कुछ लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचे। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली। उस याचिका में मुंबई हाई कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि हमें एयरपोर्ट पर जो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो वहाँ मजदूर काम करते हैं, जो वहाँ पर लगेज लाने ले जाने वाले काम करते हैं, या फिर प्राइवेट लोग हैं जो वहाँ दुकानें रखे हुए हैं, उन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का कोई स्थान नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें रमज़ान के महीने में एयरपोर्ट पर कोई अलग स्थान दिया जाए ताकि हम वहाँ नमाज पढ़ सकें। चूंकि नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग होने के नाते आर्टिकल 25 से 30 तक प्रोफेस करना हमारा राइट बनता है। अब चूंकि हम उबेर में काम करते हैं या फिर हम ओला में काम करते हैं, टैक्सियों में काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर वहाँ दुकानें लगाते हैं, या वहाँ मजदूरी करते हैं, तो भाई हमें नमाज तो पढ़ने दिया जाना चाहिए। ये मेरा फंडामेंटल राइट है और संविधान ने यह अधिकार हमको दिया। ऐसा मुंबई हाई कोर्ट में क्लेम भी किया गया कि संविधान ने ये अधिकार हमको दिए हैं। इन अधिकारों को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में पहुंचा। उन्होंने कहा देखिए, हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में आपको नहीं दिया जा सकता और किसी को नहीं दिया जा सकता। आप मान लीजिए इस्लाम का अभिन्न अंग हम मानते हैं, आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कई एक दरगाहें हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर मदरसे बने हुए हैं, या फिर वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही मस्जिदें बनी हुई हैं। तो उन मस्जिदों में जाकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, उनकी अजानों को फॉलो करिए। लेकिन हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में मजहब के आधार पर, चूंकि सिक्योरिटी रीजन है, मजहब के आधार पर वो नहीं दिया जा सकता, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन हाई कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि अगर एक्सटेंशन होता है
तो फिर आप पहले विमान सेवा प्राधिकरण के पास पहले से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि अगर एक्सटेंशन होता है तो ऐसी कोई जगह वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ताकि आम आदमी जो नमाज पढ़ना चाहता है वो नमाज पढ़ सकता है। मैं इस बात के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये शुक्रिया करता हूं कि हाई सिक्योरिटी क्षेत्र के अंदर कैसे किसी को रोका जा सकता है, लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है। कई एक एयरपोर्ट्स के अंदर हाई साइलेंट जोन बने हुए हैं। हाई साइलेंट जोन दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बना हुआ है। हाई साइलेंट जोन का मतलब होता है कि वो एक रूम या साइलेंट रूम जिसको कहा उसको, या प्रेयर रूम को उसको कहते हैं, वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन वहाँ कोई मजहब का आधार नहीं है। कोई पूजा करना चाहता है, कोई माला जपना चाहता है, कोई वहाँ अपने मंत्र पढ़ना चाहता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, कोई शास्त्र पढ़ना चाहता है, कोई नमाज पढ़ना चाहता है, कोई अरदास लगाना चाहता है, या कोई कुछ और जो भी करना चाहता है। कुल मिलाकर उसकी जो रिलीजियस मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुसार या फिर कोई और भावना के अनुसार अगर कोई साइलेंटली बिना मुंह चलाए उन क्षेत्रों में जाकर अपनी इबादत करना चाहता है तो ऐसे साइलेंट जोनों में कर सकता है। देश में कई एक जगह पर है, लेकिन वो स्थान स्पेसिफिकली किसी उसके लिए नहीं है, वो स्थान स्पेसिफिकली नमाज के लिए नहीं है। ऐसा एक वातावरण भारत में है। लेकिन हाँ, विधानसभाओं में तो ऐसा है। आप सोचिए कि झारखंड विधानसभा ने 2021 में एक रूम बनाया नमाज के लिए। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे या भारतीय जनता पार्टी ने ये डिमांड की थी कि अगर आप नमाज के लिए कोई इस्लामिक कक्ष बना रहे हैं तो फिर आपको हनुमान चालीसा करने के लिए भी एक स्थान देना चाहिए, आपको विधानसभा के अंदर ही रूम देना चाहिए। हालांकि ये डिमांड संघर्ष में बदली, संघर्ष हाईकोर्ट तक पहुंचा। अभी जहां तक मुझे याद है हाईकोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। बिहार में भी दशकों से नमाज के लिए एक छोटा स्थान आवंटित है, वहां नमाज की जाती है, लेकिन अभी पूजा पाठ के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या फिर सुंदरकांड पढ़ने के लिए या कोई स्तोत्र पढ़ने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है। एयरपोर्टों के मामले में मैंने बताया। इसके अतिरिक्त खुले स्थानों पर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर, क्योंकि खुले स्थानों पर जहां भी पार्क मिला वहां 20 लोग इकट्ठे हो गए, नमाज पढ़ने लगे, लाउड स्पीकर लगा लिया, धीरे धीरे करके वो स्थान नमाज स्थान के नाम से। ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। रामलीला मैदान में अगर आपने नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी तो 10 साल बाद ये होता है कि नहीं, ये तो साहब हमारा इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तो इसमें 10 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। आपने वहां ताजिए रखने की अनुमति दे दी तो फिर वो क्या करते हैं, रामलीला मैदान को रिजवी ग्राउंड बना देते हैं, अल्लाह का नाम उस पर कुछ रख देते हैं, मोहम्मद ग्राउंड बना देते हैं, और फिर उस पर संघर्ष शुरू करते हैं कि इस पर तो हम ताजिए रखते हैं, आप यहाँ पर किस आधार पर रामलीला कर सकते हो। एक बड़ी भारी समस्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय ये कहा कि भाई आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, आप पार्क में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कहीं भी रोड बंद करके और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी है। आपको इमामबाड़े बने हुए हैं, ईदगाह बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, दरगाहें बनी हुई हैं, जहाँ नहीं मिलता तो कब्रिस्तान बने हुए, वहाँ जाइए और खूब नमाज पढ़िए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, हम आपको खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ा संघर्ष भी हुआ था, लेकिन फाइनली जब ये हो गया कि साहब मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो क्या करें, तो सरकार ने कहा आप शिफ्टों में कर सकते हैं, आप 3 शिफ्टों में नमाज पढ़वाइए, 4 शिफ्टों में नमाज पढ़वाइए, लेकिन रोड पर नहीं होगी। सख्ती से पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में रोड पर नमाज पढ़ना अब बैन हो गया। गुरुग्राम में ये लंबे समय से चला आ रहा था कि गुरुग्राम में भी, हरियाणा में, वो रोड पर नमाज पढ़ी जाती थी। वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग सामने आए, और मैं भी गुड़गांव में एक कार्यक्रम में था तो वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमने संघर्ष शुरू किया था कि यहाँ रोडों पर आप शुक्रवार के दिन निकल नहीं सकते थे, पूरे दिन यही चलता था, 5 समय की नमाज रोड पर होगी, और ये जानबूझकर होता था। हमने संघर्ष शुरू किया और संघर्ष कहा कि भाई ये रोड जाम कर देते हैं, ट्रैफिक की समस्या गुरुग्राम में ऑलरेडी है। हिंदू सम्मेलन में जब लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई इसका संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष के बाद राज्य सरकार ने हमारी बात सुनी,
कोर्टों में भी मामला गया, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी और कोर्ट ने कहा कि भाई अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर पढ़ सकते हो, रोड पर से पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये संघर्ष चलने के बाद गुरुग्राम में भी ये सब बंद हुआ, हरियाणा में बंद हुआ, लेकिन ये सब वहाँ पर बंद हुआ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ अभी थोड़ी सी मुश्किलें सामने आ रही हैं। अब देखिए, रेलवे पर हमने सबने हल्द्वानी वाला मामला देखा ही था। रेलवे स्टेशनों पर तमाम मज़ारें बनी हुई हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। केरल सबरीमाला का मामला हमारे सबके सामने है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सामने आता है। कुंभ मेले में, कांवड़ यात्रा में भी ये समस्याएं सामने आती हैं कि हाईवे के किनारे ये सब कुछ चलता है। अभी लुलु मॉल वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, लुलु मॉल के अंदर नमाजें पढ़ी जा रही थी। कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, सार्वजनिक स्थान पर तो नहीं पढ़ी जा सकती, अगर आपको कोई रूम अलॉट कर देते हैं तो बात अलग है, लेकिन हम बाहर के लोगों को, जो साइलेंट जोन है, जो साइलेंट रूम है, वो एयरपोर्ट के अंदर है, एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी ड्राइवरों के लिए, कर्मचारियों के लिए नहीं है, और एयरपोर्ट के अंदर उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि उनके विचार में ये रहा होगा कि अंदर जो साइलेंट रूम है वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। भविष्य में ये क्लेम कर दिया जाएगा कि ये तो वक्फ की संपत्ति है और पूरा एयरपोर्ट वक्फ है क्योंकि अंदर हम नमाज पढ़ते आए हैं। ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि हाई कोर्ट अंदर जाने की अनुमति दे देगा विथ लिमिटेड पर्पज़ ही, सबसे पहले अभी रमज़ान के समय पर, फिर आगे भविष्य में भी देख लेंगे। ये सोची समझी साजिश हो सकती है जिसके तहत ये कहा गया हो। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान सेकुलर है और सेकुलर संविधान होने के नाते जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो राज्य की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति में सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, हाई सिक्योरिटी जोन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक सधा हुआ अच्छा निर्णय देकर मामले को संभाल लिया। लेकिन आपको एक विचार तो समझ में आता ही है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, देश में जिसको चॉइस दे दी गई थी, आज वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश पर शासन किया। उनके पूर्वज मतलब आक्रांता, आक्रांताओं ने देश पर शासन किया और आक्रांताओं ने देश पर शासन किया तो हमारा अधिकार बनता है। मैं समझता हूँ कि भारत में ये कब खत्म होगा, घर वापसी जब तक पूर्ण रूप से नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। ईरान का जैसा हश्र हुआ है, जैसा बाकी इराक का हश्र हुआ है, लेबनान का हश्र हुआ है, हिजबुल्लाह का हश्र हुआ है, भारत में भी वैसी ही कोई गतिविधि अगर कभी भविष्य में चलती है तो ही भारत को अक्षुण्ण और सुरक्षित किया जा सकता है। अन्यथा एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग ये मानकर चलते हैं ये पूरी धरती अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है और बाकी तो सब काफिर हैं जो मृत्यु के योग्य हैं, जिनको अल्लाह के पास भेजना होगा। ये बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हमारे यहाँ चलते हैं। इन मिसकॉन्सेप्शंस का क्या इलाज है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है कि देश में माहौल अच्छा नहीं है। वो तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब बैलेंस्ड है, कांग्रेस होती तो अभी क्या हाल होता, समाजवादी पार्टी जैसे लोग होते तो क्या हाल होता, आरजेडी जैसे लोग होते तो क्या हाल होता, मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूँ, आप स्वयं ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।